अस्सलामुअलैकुम। फेस टू फेस विद आयशा बख्श में आपको खुशामदीद कहेंगे। वाक़यात की मुमासलत हैरत अंगेज़ है। अपोजिशन ने इंतखाबात को धांधली ज़दा करार दिया। एक जमात ने भरपूर एहतजाज का प्लान बनाया, शहर शहर बड़े बड़े जलसे किए, रैलियाँ निकाली। इंतखाबी धांधली के अलावा महंगाई पर भी हुकूमत पर खूब तनकीद की। जलसों से मतलूबा नताइज यानी वज़ीर आज़म हाउस से बेदखली ना हासिल हुए तो धरने का ऐलान किया और धरना दिया, जिसमें मजहबी जमात और मदरसे के तलबा का साथ हासिल रहा। फिर असेंबलियों से इस्तीफे का ऑप्शन इस्तेमाल किया और बहस रही कि अपोजिशन इस असेंबली से दस्तबरदार नहीं होगी जहां उसकी हुकूमत है। इस्तीफे दिए गए, मतलूबा नताइज यानी वज़ीर आज़म हाउस से वज़ीर आज़म की बेदखली हासिल ना हुए और फिर एक स्कैंडल आया। बात अदालत गई और एहतजाज के तमाम ज़राए इस्तेमाल कर लेने वाली अपोजिशन ने तमाम उम्मीदें उस केस पर लगा ली और मतलूबा नताइज हासिल हो गए। ये केस था पनामा स्कैंडल और ये अपोजिशन थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। अब फिर अपोजिशन ने इंतखाबात को धांधली ज़दा करार दिया। इख्तिलाफ के बावजूद सारी अपोजिशन में इत्तफाक हुआ और असेंबलियों में हल्फ लिया गया। फिर शहर शहर जलसे हुए, रैलियां हुई। इंतखाबी धांधली के साथ साथ महंगाई को भी एहतजाज का नारा बनाया गया, धरने का ऐलान किया गया, मगर इसको अमली जामा ताहाल नहीं पहनाया जा सका है और इम्कानात कम लगते हैं कि अदम इत्तेफाक वाज़ेह है। फिर असेंबलियों से इस्तीफों का ऑप्शन करने का ऐलान हुआ। ये ऐलान भी खटाई में जाता नजर आ रहा है कि ज़िमनी और सेनेट इंतखाबात में हिस्सा लेने की तैयारियां जारी हैं। बहस अब भी यही है कि क्या अपोजिशन उस असेंबली या सूबे से भी इस्तीफा दे सकती है जहां उसकी हुकूमत है। इस दौरान गुज़िश्ता कुछ सालों से सर्द खाने की नज़र हुआ स्कैंडल फॉरेन फंडिंग केस फिर मंजर आम पर आता है। इलेक्शन कमीशन समाअत के लिए बुलाता है और अपोजिशन ने तमाम उम्मीदें इस केस से लगा ली हैं। मुमासलत हैरत अंगेज़ है। क्या फॉरेन फंडिंग केस मौजूदा हुकूमत के लिए पनामा स्कैंडल साबित होगा? क्या एहतजाज, धरने और इस्तीफों में मुनक़सिम और बज़ाहिर नाकाम अपोजिशन के लिए फॉरेन फंडिंग केस आखिरी सहारा है? क्या हुक्मरान जमात को किसी बेज़ाब्तगी का डर है? क्या ममनुआ ज़राए से फंडिंग साबित होने पर जमात पर पाबंदी लग सकती है? क्या वज़ीर आज़म पर नाअहली की तलवार लटक रही है? और क्या अपोजिशन के अपने खाते साफ हैं? 18 तारीख को इलेक्शन कमीशन ने अपोजिशन की जमातों को, जबकि 19 तारीख को हुक्मरान जमात को तलब कर लिया है। आज इस मामले पर बात करेंगे कि इतने अरसे से सर्द खाने में ये केस क्यों रहा है। दूसरी जानिब हमसाया मुल्क भारत के पुलवामा हमले पर झूठे प्रोपेगेंडे के नाकाबिले तरदीद शवाहिद सामने आ गए हैं। भारतीय एंकर गोस्वामी और भारतीय ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल के सरबराह की एक व्हाट्सएप चैट सामने आई है जिसने झूठ के पुलंदे को बेनकाब कर दिया है। व्हाट्सएप चैट बताती है कि अर्नब गोस्वामी को भारत में आला तरीन सतह पर होने वाले फैसलों का पहले से इल्म था। ना सिर्फ उसे बालाकोट पर हमले बल्कि आर्टिकल 370 के खात्मे से भी आगाही रखता था। ठीक ही कहते हैं, झूठ के पांव नहीं होते। इस मामले पर आने वाले दिनों में मजीद गुफ्तगू भी रहेगी। अभी इस वक्त जो मेहमान मेरे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं, हुकूमत की नुमाइंदगी कर रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए रेलवे फ़ारूक हबीब साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से साबिक डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली फैसल करीम कुंडी साहब हमारे साथ, मुस्लिम लीग नून से रहनुमा चौधरी जाफर इकबाल साहब प्रोग्राम में शामिल हैं। आप तीनों का बहुत शुक्रिया अदा करेंगे। फ़ारूक हबीब साहब, आपकी जानिब सबसे पहले आ जाते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो जवाब दाखिल कराया है इलेक्शन कमीशन में एजेंट्स की तरफ से, फ़ारूक हबीब साहब हमारे साथ मौजूद हैं? मौजूद अभी नहीं है। फैसल करीम कुंडी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। चौधरी जाफर इकबाल साहब, मैं आपकी तरफ आती हूँ। कुछ राब्ते के अंदर हमें इस वक्त दुश्वारी है। नून लीग से भी रसीदें मांगी गई हुई थी 5 नवंबर तक, रिकॉर्ड भी तलब किया गया था। अब आप लोगों को भी बुला लिया गया है। अब तक डेडलाइन गुजरने के बावजूद आपकी जानिब से अपने तमाम खाते क्यों नहीं, रसीदें क्यों नहीं वहाँ जमा करवाई गई? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। आपने कहा कि अभी राब्ता नहीं हो रहा हुकूमती पार्टी से। आजकल सारे लोगों को यही शिकायत है और सबसे बड़ा मसला और मुश्किल यही है, चाहे वो हुकूमती अरकान असम्बली हों, चाहे वो PTI के वोटर्स हों या चाहे TV एंकर्स हों, कि हुकूमत से राब्ता ज़रा सहल नहीं, तगोदो करनी पड़ती है। इसमें अपने मसाइल हैं। बात आ जाती है इलेक्शन कमीशन की, तो भले हमें बुलाया गया, पूछा गया, हम हाजिर होंगे, बताएंगे,
दो चीज़ें इसमें फ़र्क करती हैं आयशा। एक फ़र्क तो ये है कि जो मुस्लिम लीग नून से पूछा गया है उसमें फॉरेन फंडिंग इन्वॉल्व नहीं है। हमें सिर्फ ये पूछा गया है कि हमारे जो हिसाब किताब है, हम जो फंड्स इकट्ठा करते हैं पार्टी का, उसका हिसाब क्या है। बिल्कुल देंगे, दे रहे हैं, बहुत सारा दे भी दिया, जो रहता है वो भी इंशाल्लाह दे देंगे। जबकि पीटीआई के ऊपर जो इल्ज़ाम है, और इल्ज़ाम भी उनके अपने एक बानी रुकन ने लगाया और जिसको अभी इमरान खान साहब ने भी यूं तस्लीम किया कि जी वो दो ऐसी कंपनीज हैं, वो कंपनीज जो इमरान खान साहब के दस्तखतों से खुली, जिसका पूरा जो है वो मेमोरेंडम उनकी मर्जी से बना, और आज ये बात सामने आ रही है कि उसमें बहुत सारे ऐसे ममालिक के लोग शामिल हैं कि जो पाकिस्तान के साथ, जिनका खास एक दुश्मनी का या पाकिस्तान के साथ नफरत का, पाकिस्तान को ना मानने का, और हमारे कवानीन के मुताबिक ये है कि कोई भी सियासी जमात किसी भी बाहर के मुल्क किसी ऐसे फर्ज से फंडिंग नहीं ले सकती, और अगर लेगी तो वो कलअदम करार दी जाएगी। एक और उसमें जो रुकावट है और जो टेक्निकल चीज़ है कि आपको वो पैसा रुपया स्टेट बैंक के थ्रू लाना होता है, और पीटीआई का वो पैसा स्टेट बैंक के थ्रू भी नहीं आया। तो मेरे नज़दीक ये भी पीटीआई को क्लियर करना उनके लिए खासा मुश्किल होगा। लेकिन इससे मुश्किल अगला सवाल होगा, अगर उनसे ये पूछ लिया गया कि ये पैसा जो बाहर से आया पीटीआई का, लोगों ने चंदा दिया, बैरून मुमालिक पाकिस्तानियों ने चंदा दिया, उस लाइन में वो फॉरेन फंडिंग वाला इशू भी आ गया, और ऐसे लोग भी शामिल हो गए जो मेरे मुल्क के कानून के मुताबिक, जिनके ऊपर एतराज़ है, पाबंदी है, जिनसे आप चंदा नहीं ले सकते। लेकिन अगला सवाल ये आएगा कि वो पैसे खर्च कहाँ हुए और कैसे खर्च हुए। ये जब सवाल आएगा तो इसका जवाब देना भी पीटीआई के लिए नामुमकिन होगा। तो आपने जिस तरह से इंट्रो में कहा कि ममासलत बहुत सारी चीज़ों में नज़र आती है, एक चीज़ में आपको फ़र्क करना पड़ेगा आयशा, वो ये है कि जब मेरी हुकूमत से 2013 से 2018 तक हमारे खिलाफ एहतजाज हुआ, हमारे खिलाफ धरने हुए, लेकिन हमने मुल्क की मईशत को आगे बढ़ाया, हमने दहशत गर्दी पे काबू पाया, हमने टैक्स कलेक्शन में इजाफा किया, हमने मुल्क के अंदर ठीक है चौधरी जाफर साहब, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड किया। ठीक है, मैं मुझे वापस इशू पे आने दीजिएगा। फरूख हबीब साहब, एक जवाब पीटीआई की जानिब से दिया गया कि एजेंट्स ने अगर ऐसी ममनुआ रकम ली है तो उससे कोई ताल्लुक नहीं है। क्या ये वजाहत काफ़ी है? जैसे चौधरी जाफर साहब भी सवाल उठा रहे हैं, स्टेट बैंक के जरिए पैसा नहीं आया, और ये एजेंट्स नहीं कंपनीज का नाम है, जो अकबर एस बाबर ने भी अपनी इस दरख्वास्त में दिया हुआ कि कंपनीज हैं जो खुद इमरान खान साहब के दस्तखतों के साथ वहां खोली गई हैं। इसको जरा क्लियर कीजिएगा प्लीज। देखें, बात यह है, मेरे ख्याल में थोड़ी स्टडी करने की ज़रूरत है और एजुकेट होने की ज़रूरत है, जो मैं कोशिश करता हूँ कि मैं कर दूँ, क्योंकि मुझे यहाँ पर बैठ के इल्ज़ाम तराशियाँ नहीं करनी, मैंने तो कानून के मुताबिक बात करनी, जो कानून कहता है। देखें, जो मैच PMLN अब खेलने की कोशिश कर रही है, ये मैच ये पहले हार चुके हैं। 2016 के अंदर सुप्रीम कोर्ट के अंदर हनीफ अब्बासी के केस का फैसला आया था। इसी अकबर एस बाबर के जो केस को कॉपी पेस्ट करके जो मेरे हाथ में है लेकर गए थे हनीफ अब्बासी साहब सुप्रीम कोर्ट के अंदर। सुप्रीम कोर्ट ने उस केस का फैसला ये दिया था कि फॉरेन फंडिंग जो आइन का आर्टिकल 17(2) है, 17(3) है, इसको अगर कोई निकाल के पढ़ ले, चौधरी जाफर साहब भी पढ़ लें, यकीनन इनको समझ आ जाएगी उसकी। वो ये कहता है कि अगर कोई जमात फॉरेन फंडिंग ले रही है तो उसका फैसला जो है वो वफाकी हुकूमत ने करना है, वफाकी हुकूमत ने उसका रेफरेंस बनाना है, रेफरेंस बना के 15 दिन के अंदर अंदर सुप्रीम कोर्ट के अंदर भेजना है। ये मैं नहीं कह रहा, ये 1973 का मुतफिका आइन की शिक नंबर 17(2)(3) कह रही है। मैं इल्ज़ाम नहीं लगा रहा, मैं फैक्ट्स पर, आइन और कानून के मुताबिक बात कर रहा हूँ। फिर उन्होंने अगले पैरे के अंदर जो फैसले में कहा, उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन का ये इख्तियार है कि वो ममनुआ फंडिंग का जो है वो तहकीकात कर सकती है। ममनुआ फंडिंग जो है, उन्होंने कहा तमाम जमातों की फेयरली, ट्रांसपेरेंटली, विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, ये सुप्रीम कोर्ट की, पाकिस्तान की सबसे आला अदलिया का फैसला है 2016 के अंदर। अब आप आ जाएं सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी के ऊपर, उसी के ऊपर जो है वो पीटीआई की भी तहकीकात हो रही हैं, उसी पर जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नवाज की भी वही स्क्रूटनी कमेटी तहकीकात कर रही है पिछले 4 साल से, जो पीटीआई की भी तहकीकात कर रही है। और हमने, हमारा तमाम तर पैसा बैंकिंग चैनल्स के जरिए से आया है, और बैंकिंग चैनल से कैसे आता है? स्टेट बैंक ही अलाउ करता है पाकिस्तान के बैंक्स को
कि वो वहाँ से जो फॉरेन रेमिटेंसेज हैं उनको वसूल कर सकते हैं, और वो तमाम तर अकाउंट्स पीटीआई इस मुल्क की वाहिद जमात है जो प्रॉपर बुक्स मेंटेन करती है, जिसके इंस्टीट्यूट ऑफ अकाउंटेंट चार्टर्ड जो आई कैप एक इंस्टीट्यूट है, एक कैटेगरी के चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, और हमारे पास अपने अखराजात का भी रिकॉर्ड मौजूद है, हमारे पास अपने आने वाले फंड्स का भी रिकॉर्ड मौजूद है। कोई हवाला से, कोई हुंडी से, कोई पापड़ वाले से, कोई फलूदी वाले से, कोई टीटीओ का पैसा पीटीआई के अकाउंट पे तो नहीं आया, हमने रिकॉर्ड भी दे दिया है। अब आप आ जाएं पीपल्स पार्टी और नून के केस में, इनका क्या मामला है? आप पहला सवाल तो मेरा यह है कि आयशा, इनके पास क्या जवाब है कि ये 19 तारीख को जाकर इलेक्शन कमीशन के बाहर एहतजाज करें? अगर आप अपनी स्क्रीन पे दिखा सकें तो 24 सितंबर 2020 को वही पाकिस्तान का इलेक्शन कमीशन जिससे के बाहर ये एहतजाज करने जा रहे हैं, जिससे ये उम्मीद लगाए बैठे हैं कि पीटीआई के खिलाफ फैसला दें, वही इनके खिलाफ फैसला दे रहा है, और वो कह रहा है कि पीएमएलएन और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी स्क्रूटनी कमेटी को अपनी रसीदें जमा नहीं करा रही, उनको मुतलका रिकॉर्ड जो है वो जमा नहीं करा रहे, जिसकी वजह से स्क्रूटनी कमेटी किसी नतीजे पे नहीं पहुंच सकती। 5 नवंबर की इनको डेडलाइन दी थी, आज जो है वो 15-16 जनवरी जो है वो आपके सामने हो गई है, 2021 आ गई है, 4 साल से केस पेंडिंग है। वहां पर ये अपना जवाब नहीं दे रहे कि ये 10 करोड़ कहां से आया, 15 करोड़ कहां से आया, ये हुंडी से आया, मनी लॉन्ड्रिंग से आया, फॉरेन नेशनल्स ने जमा कराया, ये पैसे किसने जमा कराए? ये अपना जवाब तो दें। अब 18 तारीख को इनका केस है, मैं तो इनको कहता हूं कि आपने एहतजाज करना है, बड़ी शौक से एहतजाज करें, लेकिन मरियम साहिबा 19 तारीख को इलेक्शन कमीशन जाने से पहले 18 तारीख को आप अपने केस में भी इलेक्शन कमीशन में पेश हों, ठीक है फारूक साहब, मैं आती हूँ ये स्क्रूटनी कमेटी के पास सवालात हैं। जी बिल्कुल, आपके सवालात भी बिल्कुल आ गए यहाँ पर। मैंने चौधरी जाफर साहब से भी पूछ लिया 5 नवंबर तक ये रसीदें और क्यों नहीं दी गई। अब कुंडी साहब, इलेक्शन कमीशन की जानिब से यही 5 नवंबर की डेट, ये जो स्क्रूटनी कमेटी की बात हो रही है, फंड्स की रसीदें और रिकॉर्ड मांगा गया था, डेडलाइन गुजर चुकी है, पीपल्स पार्टी ने भी जमा नहीं करवाई अब तक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, पीपल्स पार्टी से जो रिकॉर्ड तलब किया है, पीपल्स पार्टी के जो है हमारे जो लॉयर्स हैं, जो हमारे कंसर्न वो हैं, हमारे जो पार्टी के सेक्रेटरी जनरल हैं, वो उनके साथ कोऑर्डिनेशन में है, और जो जो चीज़ें मांगी गई हैं हम उनको जमा कराएंगे। कुछ करा दिए हैं, और मेरे ख्याल में मैं अभी इंफॉर्मेशन में लेने, और तकरीबन मैं समझता हूँ कि जमा चुका गया। लेकिन पीपल्स पार्टी और पीटीआई में सिर्फ फ़र्क ये है कि पीटीआई पे अपनी ही पार्टी के इनके जो रुकन है, बानी रुकन है, फ़ारूक हबीब साहब की पार्टी के हैं, जो इनके साथ रहे हैं, उनके इल्ज़ामात हैं। हम पे किसी अपनी पार्टी की किसी ने हम पे किसी अपने पार्टी के उसमें इल्ज़ाम नहीं लगे, उनके इल्ज़ामात हैं। उन्होंने कहा है कि मेरी पीटीआई ने ये चीज़ें वो किए हैं, तो इसलिए हम कहते हैं कि जब आपकी पार्टी के अपने जो आपके बानी रुकन थे उन्होंने इल्ज़ामात लगाए हैं, जो आपकी फॉरेन फंडिंग है और ऐसे लोगों से मुल्कों से आए हैं जो कि ममनुआ मुल्क हैं, उधर से आपके आए हैं, तो हम उसी पे बात कर रहे हैं कि उस पर जो है हमें बताएं कि जी इनकी जो मनी ट्रेल क्या है, किस तरीके से हैं, किस तरीके से हैं। अगर वो, हम तो ये नहीं कह रहे, वो तो इल्ज़ामात उनके हैं, अगर वो सही कह रहे हैं तो उनको आप क्लैरिफाई करें, अगर वो सही नहीं कह रहे हैं तो फिर तो मतलब है कि इलेक्शन कमीशन ने फैसला करना है। हमारे हवाले से जो है, हमारे हवाले से कोई भी हमारे पार्टी का कोई बानी रुकन या कोई ऐसा उस पार्टी नहीं है, बल्कि वो इलेक्शन कमीशन का एक प्रोसेस है जो कि हम पूरा कर रहे हैं, जो इलेक्शन कमीशन का प्रोसेस होता है। तो ये चीज़ें जो है हम सिर्फ ये कर रहे हैं। लेकिन अब जो है, जब हमने ऐलान किया, पीडीएम ने ऐलान किया कि हम 19 तारीख को इलेक्शन कमीशन के बाहर जाएंगे ताकि इस चीज़ का जो है फैसला जल्द अज जल्द करे। अगर ये होता, अपोजिशन के केसेस होते हैं जिस तरीके से, अगर आप बाकी उनमें देखें तो बड़े फास्ट ट्रैक पे होते हैं। जब हुकूमत और ख़ासकर पीटीआई के केसेस होते हैं तो उसको बिल्कुल ऐसे दबा दिया जाता है जैसे उनको कोई पता ही ना हो। तो इसलिए हम जो है इलेक्शन कमीशन के बाहर जाएंगे, चीफ इलेक्शन कमिश्नर के पास जाएंगे। साहब मैं आती हूँ, ये तो पीपल्स पार्टी की मेजबानी में एहतजाज हो रहा है। गुज़िश्ता रोज़ वज़ीर आज़म इमरान खान ने ये कहा कि उनको 2 ममालिक की जानिब से फंड की ऑफर की गई उनकी जमात को, और वो ये मुल्क हैं जो आपको और नून लीग को, यानी पीपल्स पार्टी और नून लीग को भी ये फंड्स देते रहे। कहिएगा कुंडी साहब, पीपल्स पार्टी को भी बाहर से ममालिक फंड करते रहे हैं? देखिए, मुझे तो पूरा इसका इल्म नहीं है, वो तो जो हमारे जो वकला हैं उसमें पूरा जो उन्होंने जो चीज़ें जमा करानी है, वो मैं भी ये नहीं कह सकता किस किस मुल्क से या किस किस ज़रिए से या कौन सी मेंबरशिप फ़ीस के ज़रिए पीपल्स पार्टी के अकाउंट्स में हो, वो हमारे फाइनेंस जो डिपार्टमेंट है या हमारे लोग हो। लेकिन मुझे एक बहुत अच्छी खबर मिलने को मिली कि वज़ीर आज़म साहब ने एक बात की कि शेख रशीद साहब उस वक्त जो है, जब इनको चपड़ासी नहीं रखना चाहते थे, उस वक्त वो उस वक्त की जो है मालूमात उनसे लेना चाहते हैं कि जी, वो तो नून के हमारे कोलीग बैठे हुए, नून वाले अपना खुद बताएंगे कि क्या पोजीशन है या शेख रशीद की क्या पोजीशन थी उस वक्त।
क्या वो उनके फाइनेंस डिपार्टमेंट किए थे। लेकिन सवाल साहब, कभी बतौर पार्टी पीपल्स पार्टी को किसी मुल्क ने फंड किया है? कोई इल्म है इस बारे में? देखिए, मेरे पास ही मालूमात नहीं है। मेरे जो फाइनेंस के जो रिलेटेड है, हमारे सेक्रेटरी फाइनेंस है, वो इसके पे जो है आपको इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। लेकिन सवाल ये है कि बिल्कुल जो भी पीपल्स पार्टी को मालूमात उनको चाहिए, पीपल्स पार्टी वो मालूमात प्रोवाइड करेगी। हम अपने पीटीआई के दोस्तों की तरह नहीं है, पीटीआई के दोस्तों की तरह नहीं है कि जब जो है हम छुपेंगे और जब आखिरी टाइम भी आया अब तो ये कोशिश कर रहे हैं अपने आप को रेस्क्यू करने के लिए। अब देखते हैं क्या क्या होता है। जी चौधरी जाफर इकबाल साहब, एक इल्जाम हुकूमत ये भी आप पे लगाती है कि किसी अकाउंट में नामालूम जराए से 10 करोड़ रुपए आए और नवाज शरीफ साहब ने 5 करोड़ निकलवाए भी। कहें तो ये भी आपको सुनवा देते हैं, फिर आप हमें बता दीजिएगा किस जरिए से पैसे आए। सुनवाइएगा जी। अच्छा नहीं है, जैसे सुनवाइएगा, ये जो नामालूम जराए से 10 करोड़ आए चौधरी जाफर साहब, और नवाज शरीफ साहब ने निकलवाए भी, कोई खबर है इस बारे में आपके पास? अच्छा, ये हमारे जनाब वज़ीर आज़म का ये हाल है कि अगले दिन वो साहब जो ब्रॉडशीट के हैं मुसावी, उन्होंने कोई एक बात यूं ही उड़ती की और जनाब वज़ीर आज़म ने भी वो तकरीर में कर दी। एक चीज़ का तो वज़ीर आज़म साहब एतराफ़ कर रहे हैं कि उन्हें 2 ममालिक ने राब्ता किया और फंडिंग के लिए कहा। उन्हें चाहिए था उन ममालिक के नाम भी बताते। मैं बतौर सियासी कारकुन और बतौर मुस्लिम लीग नून का, मियाँ नवाज शरीफ का, शहबाज शरीफ का नुमाइंदा, मैं ये कहने को तैयार हूं कि कभी मुस्लिम लीग नून ने बतौर जमात किसी भी बाहर के मुल्क से कोई अपनी सियासत के लिए फंडिंग नहीं ली। ना हमें इस बात की जरूरत है और ना मेरे मुल्क और आइन और कानून इजाजत देता है, ना इखलाकियात इजाजत देती हैं। हम अपने हलकों में खुद पैसे इकट्ठे करके इंतखाबात और पार्टी जलसे जो हैं उनका एहतमाम करते हैं। हमें किसी ऐसी फंडिंग की जरूरत नहीं है। एक चीज, हमारा ग्रास रूट लेवल पे काम है। जहां तक बात पीटीआई की है, फरूख हबीब साहब टेक्निकल चीजें बता रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इलेक्शन कमीशन, भाई इलेक्शन कमीशन इतने अरसे से आप लाडले हैं, आपका फैसला नहीं कर पा रहा। आपका केस गया जो है बनी गाला का, तो साकिब निसार साहब ने कहा जाइए दुरुस्त करके ले आइए, और आपने अपनी काबीना में इमरान खान साहब ने खुद चेयर करते हुए अपने आप को, खुद इमरान खान को एनआरओ दिया। इस्लामाबाद का मास्टर प्लान आपने जो है वो अमेंड किया और बनी गाला को रेगुलराइज किया। आप खुद सब कुछ करने वाले हैं। इसी तरह अभी जो आपका इलेक्शन कमीशन में केस है, हमारा एहतजाज ये है कि एक अरसा हो गया सुनवाई नहीं है, आप वकील बदलते हैं, आप तारीख पे तारीख लेते हैं। चौधरी जाफर साहब, मगर एक बड़ी जबरदस्त बात फरूख हबीब साहब ने ऊपर की चौधरी साहब के आर्टिकल 17(2) का जब उन्होंने हवाला दिया तो विफाकी हुकूमत आपकी थी, आप 15 दिन में उसको बना के उसका रेफरेंस भेज सकते थे, सुप्रीम कोर्ट जा सकते थे। नवंबर 14 में अकबर एस बाबर गए, 15 था, 16, 17, 18 भी मिड तक। अब विफाकी हुकूमत थी नून लीग की, अगर आपको लग रहा था तो उस पर क्यों नहीं आप लोगों ने उस वक्त काम किया इस तेजी से, जिस तेजी से आज आप चाह रहे हैं? आयशा, इलेक्शन कमीशन कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है। इलेक्शन कमीशन वो केस वहां है और हमने बारहा इसके ऊपर असेंबली में भी, मीडिया पे भी, हर जगह 17(2) पढ़ा दें जाफर साहब को, उर्दू में तर्जुमा बता दें। जी जाफर साहब, बात वो करें विफाकी हुकूमत के इख्तियार में, वो आगे भेज सकते सर, आप परसू तो करते। उर्दू में तर्जुमा नहीं, आपको अंग्रेजी में तर्जुमा करके देंगे, आपको अंग्रेजी में तर्जुमा करके देंगे। मुझे अंग्रेजी भी पढ़नी आती है, उर्दू भी और पंजाबी भी, और बोलनी भी। उन्होंने बड़ा सीधा सवाल पूछा है, आपकी वफाकी हुकूमत थी, वकील चेंज किए। अच्छा ठीक, आपकी सर वफाकी हुकूमत थी, जी आप बना लेते केस। आप इतना फॉरेन फंडिंग केस है, यकीन था आपको कि वफाकी हुकूमत आपकी थी, आपको यकीन था कि फॉरेन फंडिंग हुई है, बात खत्म। और उस वक्त आप जो है वो इमरान खान के खिलाफ, सुन लेना, हमने सर सुन लें फरूख हबीब, आप सुन लेना फरूख हबीब, हमने केस, अब सुन लेना, अब सुन लेना, सवाल आपने किया, हमने केस नहीं बनाया। एक बात होगी हमारी गलती सही, जो केस आपके ऊपर इलेक्शन कमीशन में चल रहा है उसके ऊपर जो वकला तब्दील किए, वहां आप रसीदें देने से घबरा रहे हैं, और अब बतौर वजीर आजम ये इतराफ कर रहे हैं कि हाँ वो 2 ऐसे अफराद या इदारे थे जिन्होंने ये मैनेज किया, ये उनकी गलती हो सकती है। और वो इदारे, वो कंपनीज किसके दस्तखतों से बनी? इमरान खान साहब के दस्तखतों से। आज आप ये सब कुछ मान रहे हैं सबके सामने।
ठीक है, मुझे एक ब्रेक की इजाजत दीजिएगा। सवाल यह है कि आप तीनों जमातों को आपको क्लियर करना है इलेक्शन कमीशन के सामने, और कोई भी मामला गुज़िश्ता 6 महीने या साल में नहीं शुरू हुआ, काफी साल गुजर चुके जिस दौरान हुकूमत भी बदली है, लेकिन अभी इतनी तेजी क्यों है इस मामले पर? बात करते हैं इस ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में आपको एक बार फिर खुशामदीद कहेंगे। फरूख हबीब साहब, जो आप लोगों की जानिब से बताया गया, क्या ये वजाहत काफ़ी होगी? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या समझती है? और ख़बरें कुछ यूँ भी हैं कि किसी हुकूमती वजीर या मुशीर ने चीफ इलेक्शन कमीशन से मुलाकात की है। मकसद क्या है, किसकी मुलाकात रही, क्या मामलात हल हो रहे हैं PTI के लिए? देखिए मैं पहले आ जाऊँ ज़रा। जो बात आपने एक बड़ा पर्टिनेंट क्वेश्चन पूछा था। ये हमेशा एक अच्छे एंकर की निशानी होती है कि जब वो इस किस्म का शो करता है जिसके अंदर कानून और आइन के मुतलका मामलात हों तो उनको वो पढ़ के आते हैं, तहकीक करके आते हैं। आपने बड़ा पर्टिनेंट क्वेश्चन रेज किया जिसके ऊपर आज PMLN मौजूद है। पूरी फौज जफर मौज इनकी थी। इन्होंने दिन रात एक लगाकर इनकी कोशिश थी कि इमरान खान की कोई जायदाद ढूंढ लें, इमरान खान का कोई ऐसा असासा ढूंढ लें जिससे जो उसके नाम ना हो उसको डिस्क्वालीफाई कर लें। तो इतना बड़ा केस जिसकी अकबर एस बाबर के से ज्यादा नून लीग को फिक्र है, वो भाई आप लॉ कह रहा था, सुप्रीम कोर्ट कह रही है रेफरेंस बना के हमें भेज देते, आपने नहीं भेजा। बड़ी नाअहली का आपने जो है वो सबूत दिया। अब आप उम्मीदें लगा के बैठे हैं। जिस गड्ढे में आप हमें फेंकना चाहते हैं उसमें आप पहले गिरे हुए हैं। दूसरी बात यह है जो इंपॉर्टेंट करने की इनके हवाले से, देखें मामला है कि PMLN भी USA में LLC के तौर पर रजिस्टर्ड है, इनकी कंपनी वहां पर रजिस्टर्ड है। PMLN UK भी जो है वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के तौर के ऊपर बरतानिया में रजिस्टर्ड है। जुबैर गुल जो है, जो मियाँ साहब के राइट लेफ्ट नजर आते हैं, सेनेट का इलेक्शन लड़ने गए थे, अपनों ने दगा दिया, इलेक्शन नहीं जीत सके, उन्होंने रजिस्टर्ड करवाई हुई है। और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की आप शिकें पढ़ें कि PMLN UK के अंदर दाल चावल घी कपड़े बेचने का हर किस्म का कारोबार कर सकती है, किसी से भी किसी किस्म के माहिदे कर सकती है। यानी पाकिस्तान में दर्ज एक सियासी जमात बरतानिया के अंदर जो है वो किसी किस्म का भी कोई कारोबार कर सकती है, कोई भी माहिदा कर सकती है, कोई उनको पूछने वाला नहीं है। दूसरी बात जो आप अपना हवाला दे रही थी, शॉर्ट सुनाने की कोशिश कर रही थी कि मियाँ साहब 10 करोड़ रुपया अपनी जमात को देते हैं, चंद दिन बाद उसमें से 4 करोड़ रुपया निकाल लेते हैं। वाइट मनी करने का बड़ा अच्छा तरीका है। दूसरी बात यह है कि चौधरी साहब बैठे हुए हैं अभी यहाँ पर, हमारी इनसे गुजारिश क्या, हम इन्हें कहते हैं कि आपके PMLN के अकाउंट में 5 करोड़ आया, 10 करोड़ आया, 20 करोड़ आया, ये जो बड़ी बड़ी रकूम है ये हमें बता दें कहां से आई है। अब प्रॉपर्टी का अकाउंट ये कहता है कि आप किसी ट्रेड बॉडी से, किसी कंपनी से, किसी अपना बिजनेस कंपनी से आप पैसा नहीं ले सकते। अब मुझे ये बताएं कि जिस तरह शहबाज शरीफ का TTO का केस आया और हमजा शहबाज का, तो उसमें पता चला कि चौधरी साहब के गुजरात के एक जेब बिल्डर हैं जो पैराशूट के तहत इनकी पार्टी में आए थे, उन्होंने जो है वो उनको पैसे दिए हुए हैं उनके अकाउंट में। कॉन्ट्रैक्टरों ने जो है ठेकेदारों ने किकबैक्स की मद में पैसे इनको दिए। तो क्या इनकी जमात इस वजह से रिकॉर्ड नहीं जमा करवा रही कि पैसा किकबैक्स की मद में आया है, ठेकेदारों ने जमा कराया है, मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए आया है? ये जवाब क्यों नहीं दे रहे? अच्छा चले, मैं ना बड़ी फरूख साहब आप बड़ी अच्छी एक तफसील रखी जी। मैं आ रहा हूं मैं 1 मिनट, मैं सिर्फ कुंडी साहब मेरे बड़े मोहतरम भाई हैं, मैं इनसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। मुझे ये बताएं कि ये मार्क सीगल साहब को जानते हैं कुंडी साहब? जी मैंने टीवी पे आपके मार्क सीगल साहब का नाम सुना हुआ आपने? नहीं सर, कुंडी साहब ये पैसे भेजकर लॉबिंग करवाने का इल्जाम है, ये इस पे बात कर रहे हैं आपसे। देखिए मैंने मार्क सीगल को टीवी पे देखे, सुने इल्जामात अपने। चले मैं सिर्फ थोड़ी गुजारिश करना चाहता हूं। देखें हम सिर्फ कुंडी साहब हमेशा बड़ी टू दी पॉइंट बात करने वाले हैं और पीपल्स पार्टी के अच्छे लोगों में इनका शुमार होता है। देखें बात यह है, मैं ये समझता हूं कि इसके ऊपर अब हमने आगे बढ़ना है ना। देखें ये पहले ही कानून के मुताबिक एक इलेक्शन कमीशन की रिक्वायरमेंट है। इलेक्शन कमीशन पाबंद है कि कोई भी पार्टी हर साल अपने गोशवारे जमा करवाएगी और हर साल उसने उसको सर्टिफिकेट देना है। इलेक्शन कमीशन सारी जमातों को सर्टिफिकेट देता रहा है। फरूख हबीब साहब 1 सेकंड दीजिएगा, आप जहां इलेक्शन कमीशन को पाबंद कर रहे हैं, फरूख हबीब साहब 1 सेकंड, जहां आप इलेक्शन कमीशन को पाबंद कर रहे हैं, इस वक्त आप लोग बैठे हैं, अपने सवाल आपसे उसका जवाब तो दीजिए। मैं आती हूं सवाल पर। चौधरी साहब 1 सेकंड के लिए
आप लोग इलेक्शन कमीशन को पाबंद कर रहे हैं, आप तीन बड़ी जमातों को रिप्रेजेंट करते हैं, आप हुकूमत और अपोजिशन से हैं। पॉलिटिकल पार्टीज ऑर्डर जो है 2002 उसका 13 जो सेक्शन है वो कहती है कि माली साल खत्म होने से 60 दिन के अंदर जमात को अपना पूरा ऑडिट रिपोर्ट इलेक्शन कमीशन को देनी है। इलेक्शन कमीशन को मांगनी क्यों पड़े? अगर आप जिम्मेदार जमातें हो, जिम्मेदार लीडरशिप हो, तो 60 दिन के अंदर खुद ब खुद आप लोग अपने तमाम ये खाते कि क्या आया कैसे गया जमा करा दें। एक सेकंड फारूक साहब, इसी सर एक सेकंड दीजिएगा मुझे। इसी पॉलिटिकल पार्टीज ऑर्डर 2002 की शिक 15 कहती है कि विफाकी हुकूमत ये हक रखती है जो सियासी जमात ये कामयाब ना हो अपने एसेट्स मुकम्मल तौर पर डिक्लेयर करने में और बताने में, वो डिक्लेरेशन जारी कर सकती है अगर किसी सियासी जमात के पास गैर मुल्की फंड कहीं किसी बंदे से या किसी इदारे से आया हो और वो समझती है कि मुल्क उस हक में नहीं है, वो उसके खिलाफ फैसला दे सकती है और 15 दिन के अंदर सुप्रीम कोर्ट जाना है। माजी में वो हुकूमत में रह चुके, अभी आपको 2.5 साल हो रहे हैं, नतीजा क्या है? आप लोग इल्जामात लगा रहे हैं एक दूसरे पर, नतीजा कुछ भी नहीं पिछले 6 साल में। अब आप में से जो पहले इसको रिस्पॉन्ड करना, मैं जरा आपकी इस बात के ऊपर भी आ जाता हूं। देखें, बात यह है जो पहले मैं बात कर रहा था। देखें, मैं ये कह रहा हूं कि इसमें एक दूसरे पे इल्जाम तराशी का मामला नहीं है। मैं वो बात कर रहा हूं जो वजीर आजम साहब ने भी बात की कि हम तो कहते हैं कि आप पीटीआई के अकाउंट्स भी रख लें, पीएमएलएन के भी रख लें, पीपल्स पार्टी के भी रख लें और तमाम जमातों के रख लें। आप कहते हैं लेकिन कानून आप करते फारूक साहब इलेक्शन कमीशन को दे दें। देखिए फारूक हबीब साहब आप उनका जवाब फारूक हबीब साहब अगस्त 2020 में स्क्रूटनी कमेटी ने पीटीआई के खातों की जो जांच पड़ताल दी, इलेक्शन कमीशन ने अगस्त 2020 में पीटीआई के खातों की जांच पड़ताल की रिपोर्ट को मुकम्मल मुस्तरद कर दिया। मतलब है कि पिछले 5 साल में भी आप लोग इनफ सबूत ना दे सके, अपने आप को साबित नहीं कर सके। अगस्त 20 में दी आपकी रिपोर्ट मुस्तरद होती है। बात को नहीं समझी, नहीं समझाइए आप आयशा, आप बात को नहीं समझी, समझाइए। मेरी जरा बात पूरी सुन लें। देखें, जब इलेक्शन कमीशन के सामने मामला जाता है, देखें मैं स्क्रूटनी कमेटी की प्रोसीडिंग्स अटेंड करता हूँ, मेरे दोनों मोहतरम भाई हैं, मैं इनको कहूंगा ये भी आए, पीटीए के केस में भी आए, अपने केसेस में भी आए, आके उसका हिस्सा बने और आप देखें कि वहां पर किस तरीके से कार्रवाई होती है। देखें, जब कोई रिकॉर्ड किसी जगह के ऊपर आता है तो उसके ऊपर अगर कोई डेट डालनी है वो स्क्रूटनी कमेटी डालती है, वो किसी की ख्वाहिश के ऊपर कोई डेट नहीं मिलती। वहां पर स्क्रूटनी कमेटी के पास डेटा आता है, उस डेटा को एनालाइज करते हैं, वेरीफाई करते हैं, अपने जरायों से चेक करते हैं, फिर उससे अगले सवालात उठाते हैं। अगर कोई डाटा नेक्स्ट मांगना हो वो मांगते हैं, वो उनको फराहम किया जाता है। यही तो बात मैं कह रहा हूं कि जो पीएमएलएन से रिकॉर्ड मांगा जा रहा है वो तो दे नहीं रहे, हमने अपना रिकॉर्ड दे दिया। अगर इलेक्शन कमीशन ये समझता है कि स्क्रूटनी कमेटी की पीटीआई का जवाब दीजिए, फारूक हबीब साहब नहीं किया, आपका डेटा एक मिनट मुझे जरा बात कर लेने दो ना। देखें, मैं बात कर रहा हूं कि मैं तो केस में पिटिशनर हूं पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी का। मैंने 3 सवाल किए, इल्जाम लगा रहे हैं ना, तो चौधरी जाफर से जवाब ले लें। 3 सवाल किए, आप किसी सवाल का जवाब नहीं देना चाह रहे। चौधरी जाफर साहब भी आपको भी कह रहे हैं, हुकूमत कहती है कि कौन सी सर फारूक हबीब से जवाब मैं लूंगी, आप मेरे कौन सा सवाल का जवाब दे रहे हैं? चौधरी साहब, आपके ऊपर हुकूमत इल्जाम लगा रही है कि आपको फंड आ रहा है इन हालात में भी, और मुल्क दुश्मन फंड वो उसको कह रहे हैं। और अब आप ये बता दें कि आपको अमेरिका और बरतानिया से कौन फंड दे रहा है, किस किस्म का फंड है जिस पर हुकूमत को एतराज है? चलिए, फारूक हबीब साहब आज हुकूमत हैं, ये सुप्रीम कोर्ट के जिस फैसले का रेफरेंस दे रहे हैं उसको इस्तेमाल करते हुए सुबह मेरे खिलाफ, नून लीग के खिलाफ केस दायर कर दें, रेफरेंस बना के भेज दें। ये टीवी पे बैठ के तो चलें, ओपोजिशन जिसके पास हुकूमत नहीं वो तो ये बातें करें। तो ये 2.5 साल से किस बात का इंतजार कर रहे हैं? क्यों नहीं मेरे खिलाफ केस कर रहे? फैसल करीम कुंडी साहब, आपकी तरफ आते हैं। आपकी जानिब से एहतजाज की कॉल और इलेक्शन कमीशन के बाहर आप लोग बैठने जा रहे हैं, मेजबान पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है सर, ऐसा ही है? देखिए, हम सब जो जितनी पार्टियां, चाहे नून है, पीपल्स पार्टी, हम सब इसके मेजबान। इसमें हमारा ये नहीं है कि कौन मेजबान है। मुझे ये पता था कि पीपल्स पार्टी मेजबानी कर रही है और बड़ी एफर्ट से कहा जा रहा है कि सब लोग इकट्ठे हों और शामिल हों, और दूसरी सिविल सोसाइटी को भी कहा जा रहा है कि इसके अंदर शिरकत करे। बिलावल भुट्टो साहब शिरकत नहीं कर रहे। पीपल्स पार्टी भी कर रही है, नून लीग भी कर रही है। बिलावल भुट्टो साहब की कमिटमेंट्स हैं सिंध में, जिसकी वजह से शिरकत नहीं कर सकते। क्योंकि अभी आप देखें कि अभी मालाकड़ में जब हुआ था तो बिलावल साहब भी थे, मौलाना साहब भी थे, मरियम साहिबा की जो कुछ कमिटमेंट्स थी वो नहीं आ सकी। तो इसमें ये नहीं कि कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा है। अगर फर्स्ट ईयर लीडरशिप नहीं है तो सेकंड ईयर लीडरशिप वहाँ पर मौजूद होती है। यूसुफ रजा गिलानी साहब और राजा परवेज अशरफ साहब जो है इसको पीपल्स पार्टी की तरफ से लीड करेंगे।
लेकिन आप जिस इलेक्शन कमीशन की बात जब हम एहतजाज करने जा रहे हैं, इलेक्शन कमीशन का आपने एक कानून का जिक्र किया, बिल्कुल कानून की अमल दरामद हम सबको करनी चाहिए, लेकिन इलेक्शन कमीशन आज तक 2.5 सालों में हमें ये नहीं बता सका कि वो RTS सिस्टम जो है वो किस तरह ख़राब हुआ जिस पे हमने इतना खर्चा किया, या किसके कहने पे हमने बंद किया, या क्यों शफाफ इलेक्शन नहीं हुए। उसका जवाब तो इलेक्शन कमीशन नहीं दे सकती। एक और फैक्ट, मैंने कुछ मीटिंग इलेक्शन कमीशन में भी उस पर गया, मैं उनकी पार्टी की नुमाइंदगी की, मैं एज ए मेंबर गया था। अब इलेक्शन कमीशन कहता है कि आपने सूबाई और कौमी असम्बली में इतने पैसे खर्च करने हैं। फ़ारूक हबीब साहब भी मेरे भाई हैं, बैठे हुए हैं, मेरे भाई जो है मलिक साहब भी बैठे हुए हैं, अपना चौधरी साहब भी बैठे हुए हैं। तो ये जो है मुझे बताएं कि क्या जो इलेक्शन कमीशन की लिमिट है, मैंने इलेक्शन कमिश्नर से एक दिन सवाल किया कि आपने जो लिमिट बताई है मुझे बताएं पाकिस्तान में कौन सा हल्का है जिसमें इस लिमिट में इलेक्शन जो है अखराजात हो सकते हैं। लेकिन हमें आप कहते हैं कि नहीं, आपने झूठे सच्चे जो है वो जमा कराने होंगे कि आप जमा करें, आपने इतने पैसों पे इलेक्शन लड़े, और सबके सामने देखें जिस जो इलेक्शन होते हैं। वैसे मैं बड़ा आपने बड़ी वैलिड बात की। मेरा इस पर आपसे एक सवाल बनता है, आप सब लोग मुंतखब होकर आने वाले हैं, मुल्क का कानून जानते हैं, अगर ये इलेक्शन कमीशन और कानून में मुकर्रर है कि इतनी रकम खर्च की जाए तो इसको नीचे तो आप लोग ही ला सकते हैं। अगर आप लोग नीचे नहीं ला सकते, आप लोग उस कानून पर नीचे आप कैसे ला सकते हैं सर? कैसे मुझे बताएं ना, आप मुझे बताएं कि आप पुलिस स्टेशन पे लोगों को कैसे पहुंचाएंगे? पैदल जाएंगे? मीलों जो पुलिस स्टेशन है उस पर कैसे लोग जाएंगे? पहले तो इलेक्शन कमीशन ने कहा था हम प्रोवाइड करेंगे गाड़ियां, वो भी इनकी जो है वो गलत हो चुकी, वो नाकाम हो चुके, उस पॉलिसी में नाकाम हो चुके, वो उनका एक्सपेरिमेंट नाकाम हो चुका। आप मुझे बताएं जब 10 मील पे पुलिस स्टेशन होगा उसमें औरतें और मर्द कैसे 10 मील दूर जाएंगे पुलिस स्टेशन पे? किस तरीके से जाएंगे? या तो आप करें कि देहातों के अंदर हर देहात में पुलिस स्टेशन रखें, फिर तो ठीक है। आपको पता है कन्वेंस पे कितना खर्च आता है? अब हम कौन सी दुनिया में रहते हैं? पाकिस्तान में ही रहते हैं ना। तो ये इलेक्शन कमिश्नर भी जो है उनका ताल्लुक भी, और उनके जो स्टाफ है उनका ताल्लुक भी पाकिस्तान से है, वो भी किसी को वोट देते हैं। आप पार्लियामान में बैठे हैं, कानून साजी करें, आप इन चीजों को बदल सकते हैं, इनके ऊपर बात हो सकती है। मतलब इसका मतलब ये तो नहीं होना चाहिए कि झूठी चीजें जमा करवाई जा रही हैं। मैं कहता हूं कि हो सकती है। मैंने अपनी पार्टी में ये बात की है, मैं इस वक्त खुद पार्लियामान में नहीं हूँ, फ़ारूक हबीब साहब पार्लियामान में है, इनकी हुकूमत है, हक है इलेक्शन रिफॉर्म्स की जो कमेटी है उसको एक्टिव करें, बात करें बाकी पार्टियों के साथ, और इस चीज़ को होना चाहिए। आप मुझे बताएं कि ये चीज़ नहीं, जो फ्रैंकली स्पीकिंग वो चीज़ इस पे नहीं हो सकती जिस पे वो कह रहे हैं कि जी वो अपना। बट ये शोटी कौन देगा कि वो पैसा जो बढ़ाया जाएगा वो वोट खरीदने के लिए इस मुल्क में इस्तेमाल नहीं होगा। कुंडी साहब, इस बात पर तो आप शुक्रिया अदा करेंगे हुकूमत का कि एहतजाज की इजाजत दी है इलेक्शन कमीशन के बाहर और बड़े इंतजाम किए जा रहे हैं, यहाँ तक कि कमेटी बना दी गई है। अगर आप लोगों को मुज़ाकरात भी करना हो तो शेख की सरबराही में। देखें, पहली बात तो ये है कि हमने पहले भी जलसे किए हैं, इजाज़त नहीं दी थी, हमने फिर भी जलसे किए, हम पे FIR भी काटी, हमने वेलकम किया उन FIR को। हम पॉलिटिकल वर्कर हैं, FIR को हम वेलकम करते हैं, अगर ना भी देते फिर भी हम करते हैं। इनको पता है कि अगर अब तो इजाज़त है, फिर तो आप शुक्रिया अदा करेंगे हुकूमत का। फ़ारूक हबीब साहब का तो मैं शुक्रिया अदा कर सकता हूँ, लेकिन हुकूमत का कम अज़ कम मैं नहीं करूँगा। अगर फ़ारूक हबीब साहब ने इसमें कोई रोल प्ले किया तो मैं उनका शुक्रिया अदा कर सकता हूँ, मेरे भाई हैं। लेकिन जो है वो हुकूमत ने तो पहले भी कहा कि हम कंटेनर नहीं कर रहे, पेशावर में उन्होंने जो है टावर्स बंद कर दिए थे, मोबाइल सर्विस जैम कर दी थी, क्या क्या कुछ नहीं किया था। अब कह रहे हैं, अब क्योंकि उनको अब पता है कि उन्होंने खामखा आना है, करना है, इस्लामाबाद में आना है, दुनिया जहां की मीडिया ने देखना है, इंटरनेशनल मीडिया ने देखना है, तो हम कुछ छुपा नहीं सकेंगे, तो उनको जो है वो इजाजत देनी थी। कुंडी साहब, कुछ बंदे इकट्ठे हो जाएंगे वैसे आप सारी जमातें मिलकर कुछ लोग इकट्ठे कर लेंगी क्या? इंशाल्लाह हम आपको भी दावत देते हैं। गालिबन आप लाहौर में, आप इस्लामाबाद हैं, आप देख लें, अपनी आंखों से देख लेना कितने लोग जमा होते हैं। चलें जी, देखते हैं, एक ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद गुफ्तगू आएंगे कि क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस रिवर्स असॉल्ट से कुछ हासिल कर सकेगी, ये तमाम जमातें अपने तमाम खाते पूरी ईमानदारी से खोल कर रख सकेंगी। एक ब्रेक के बाद प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में आपको एक बार फिर खुशामदीद कहेंगे। चौधरी जाफर इकबाल साहब, सवाल आपसे ये है कि अब इस केस के ऊपर जो अपोजिशन ने अपना सारा इन्हिसार रख लिया है, क्या इससे लगता है कि कंक्लूड हो जाएगा या फिर आप भी एक्सपोज हो जाएंगे और ये मामला आप लोग एक दूसरे के साथ बैलेंस करने को सेटल कर जाएंगे? नहीं, पहली बात तो मुझे इस बात से इत्तेफाक नहीं है कि अपोजिशन ने सारा कुछ अपना इस केस के साथ वाबस्ता कर लिया है, और कतन ऐसा नहीं है। ये केस अपनी जगह एक अहमियत का हामिल है और इसके ऊपर हम हक रखते हैं ये पूछने का, सवाल करने का इलेक्शन कमीशन से भी कि आखिर कौन सी ऐसी वजह है कि इतनी ढील दी जा रही है और बात को कंक्लूड क्यों नहीं किया जा रहा। ये पूछना हमारा हक है और ये एहतजाज इसीलिए कर रहे हैं कि इस केस को स्पीड अप करके जो दूध का दूध पानी का पानी है वो सामने लाया जाए।
फिर आपने अभी पहले कहा फैसल करीम साहब से कि भाई फरूख हबीब साहब का या हुकूमत का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि वो हमें एहतजाज की इजाज़त दे रहे हैं। तो मैं अपने घर से गुजरांवाला जलसे से पहले अपने घर से पीटीआई की हुकूमत कोई 1000-1200 अफराद का खाना उठा के ले गई थी। वहाँ से शुरू होता हूँ, गुजरांवाला में जो कंटेनर लगे वहाँ से, लाहौर में जो गद्दारी का पर्चा हुआ उससे, जो कायदे आज़म के मज़ार की बेहुरमती का इन्होंने जाली ड्रामा बना के और पर्चा किसी और चीज़ का दिया उसका, मरियम बीबी के होटल का दरवाज़ा तोड़ने का, किस किस बात का शुक्रिया अदा करें? कासिम बाग मुल्तान का ताला तोड़ने का, ताला चोरी करने का, साबिक वजीर आजम के ऊपर पर्चा देने का, बहुत सारे शुक्रिया हैं, अदा करेंगे। अभी जहाज हमारा पकड़वा दिया उसका भी शुक्रिया अदा करना है, पेट्रोल की कीमत बढ़ा दी उसका भी शुक्रिया अदा करना है। और वजीर आजम साहब ने कल किसी प्रोग्राम में कहा है कि ये 22 करोड़ लोगों का मुल्क है, मुसीबत है, कभी क्लर्क पैसे मांगते हैं कभी कोई है, इनको आज मुसीबत लग रहा है जिस हुक्मरानी के लिए ये दौड़ रहे थे। शुक्रिया बहुत है इनके अदा करने के लिए। चलें जी, शुक्रिया सब अदा हो गए हुकूमत पाकिस्तान के मुस्लिम लीग नून की तरफ। फारूक हबीब साहब, अब आप मेरे सवाल का जवाब दीजिएगा, इनके शुक्रिया का जवाब नहीं। ये जो रिवर्स असॉल्ट की पॉलिसी अपनाई है पीटीआई ने कि अच्छा हमारे अगर असासों का ये मसला है, हमारे अकाउंट शफाफ नहीं, तो क्या हुआ? पीपल्स पार्टी और नून लीग के भी शफाफ नहीं, आपको तो पहले खुद को क्लियर नहीं कर लेना चाहिए था? देखिए, मैं आयशा आपको बड़ा वाज़ेह फिर कहना चाहता हूँ, हमें इस किस्म का कोई मसला नहीं है। हम कभी नहीं कहेंगे कि मुझे क्यों निकाला, हमारे खिलाफ इंतकामी कार्रवाई हो रही है, जो इदारे हैं वो बुग़्ज़ से भरे हुए हैं, इदारे इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, हम कभी नहीं ये कहेंगे। हम तो कह रहे हैं कि हम तो अपना रिकॉर्ड जमा करवा रहे हैं, हम तो कह रहे हैं स्क्रूटनी कमेटी और काम तेज हिसाब नहीं जमा कराएंगे। सर ये कैसा रिकॉर्ड है, 6 साल में मुकम्मल नहीं हो सका और आपको क्लीन चिट नहीं मिल सकी? सुन लेना, देखें उसकी वजूहात तो आपको इलेक्शन कमीशन और स्क्रूटनी कमेटी बताएगी ना। 4 साल से तो इनका केस भी है। हम ये कहते हैं कि आप कानून के मुताबिक चलें। कानून के मुताबिक 2 केसेस और भी हैं, उनको भी साथ में मुकम्मल होना है, उनको भी मुकम्मल कर लें। हम कब कह रहे हैं कि हमारा ना केस सुने, इन पर केस है हमारा ना सुने? हम तो ये कह नहीं रहे, हम तो ये कह रहे हैं कि सबका केस सुन लें, सुन के दूध का दूध पानी का पानी कर दें, समझ आ जाएगी। वकील बदला, मैं तो इनसे गुजारिश ये कर रहा हूँ, आपने वकील कितनी दफा बदला है? आप एक मिनट छोड़े जरा, एक मिनट सुन ले जरा। आपने पनामा केस में 42 वकील बदले थे, ठीक है? कभी सलमान भट्ट, कभी फलाना भट्ट, तो कभी फलाना शेख, सारे लेकर आए थे, आपको अपना भूल गया। आपको हमें आप ताना ना दें। इमरान खान का आप कहते हैं इदारे काम नहीं करते, बता दें जहां पे हाजिरी ना हुई पनामा में। सुप्रीम कोर्ट ने सुन ले सुप्रीम कोर्ट के अंदर इमरान खान का केस नहीं चला। इमरान खान वजीर आजम था, वजीर आला था, कि आखिर आप नहीं जमा करा पा रहे। बस फिर आपका यही मसला है। आप कहते हैं ये ओ से ना शुरू करें, हम आपको फरूक हबीब क्या मुखातिब करते हैं, आप सिर्फ ये बता दें कि हिसाब क्यों नहीं जमा करा रहे। अच्छा फरूक हबीब साहब, तहरीके इंसाफ फोर्स सी क्या कर रही है, आउटकम क्या देखते हैं आप? ना शुक्र ना हो, मेरी बात भी सुन लें। फरूक हबीब साहब, ये कब तक कंक्लूड हो जाएगा हुकूमत की नजर में? पाकिस्तान तहरीके इंसाफ क्या फोर्स सी करती है? सुनना चाह रहे हैं वो बता नहीं रहे कि आप हिसाब क्यों नहीं दे रहे। देखें मैं ये कह रहा हूँ कि जो इलेक्शन कमीशन की स्क्रूटनी कमेटी है, मैं कल दरखास्त लेके गया हूं, मैंने कहा डे टू डे हेयरिंग करें। मैं ये आपकी प्रोग्राम के तवज्जुह से ये कह देता हूं, पीटीआई की भी डे टू डे हेयरिंग करने, हमें कोई एतराज नहीं, लेकिन ये भी अपना रिकॉर्ड लेकर आए, हम भी अपना रिकॉर्ड लेके आते हैं, दूध का दूध पानी का पानी करवा लेते हैं। अल्लाह खैर, सारा कानून के मुताबिक। मैं एक आखिरी कमेंट कुंडी साहब आपसे लेना चाह रही हूँ। पीपल्स पार्टी के ऊपर ये बड़ी बात हो रही है कि फॉरेन फंडिंग के मामले पर आप तहरीक इंसाफ को उस तरह तनकीद या क्रिटिसाइज नहीं कर रहे, या आपका इशू नहीं है जिस तरह मुस्लिम लीग नून का है। गुज़िश्ता रोज शेख रशीद साहब ने कहा कि पीपल्स पार्टी को डील नहीं ढील दी गई है। क्या कहीं कुछ ऐसा है कि पीपल्स पार्टी थोड़ा सा बैक है, पिछली सीटों पर है कि ठीक है ये पीडीएम चलती रहे, हम पिछली सीट पर बैठ के इसको चलाई जाएंगे? नहीं, पहली बात तो है कि शेख रशीद की कोई भी बयान जो है उसको हम सीरियस लेते नहीं। हमेशा सर वजीर दाखिला है, कमेटी मुज़ाकरात उन्हीं से करने हैं, वो सरबराह हैं आपने। हम तो फरूक हबीब साहब की उस बात पे अमल करेंगे, उनके लीडर की जो कह रहे हैं मैं इनको चपड़ासी भी नहीं रखूंगा, अपनी मजबूरी के तहत कुछ रख लिया है, वरना तो हम वही बात पे अमल, वही बात उनकी जो है ना वो करें। लेकिन देखें केसेस हैं, हमारा अपना केस, फरूक साहब कहते हैं नहीं मेरा फैसला भी करें लेकिन साथ इनका भी करें। हम कहते हैं बिल्कुल हर किसी का अपना अपना केस है, उसका फैसला करें। हम इसी तरह कहते हैं जिस तरह आप पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन नैब इस्तेमाल करते हैं, हम कहते हैं कि पीके में 7 साल हो गए, 2.5 साल इनके यहाँ पर हो गए, इनका भी उसी तरह जो है नैब इनको विक्टिमाइज करे जिस तरह अपोजिशन कर रही है। हम पे इल्ज़ाम होते हैं, गिरफ्तार करते हैं, कहते हैं साबित करो कि आप बेगुनाह हैं।
तो इस तरह हेलीकॉप्टर केस में वज़ीर आज़म का भी है, इनके परवेज़ खटक साहब भी हैं, बाकी लोग भी हैं, तो उनको भी इस तरह गिरफ्तार करो, उनको बोलें कि आप साबित करें कि ये आपके ऊपर वो नहीं है। लेकिन इधर जब नैब पे उस पर बात आती है, इलेक्शन कमीशन पे कहते हैं सबका इकट्ठा फैसला करें, इस तरह हम कहते हैं नैब में भी सबका इकट्ठा फैसला करें, जितने जितने केसेस इनके ऊपर हैं, इनके हुकूमत में बने हैं या हमारे ऊपर हैं, बिल्कुल आप फैसला करें। मैं कहता हूँ अगर मेरी पार्टी में कोई गलत है, अगर मैं गलत हूँ तो मुझे सजा होनी चाहिए, लेकिन ये नहीं हो सकता पीटीआई में सारे फरिश्ते हैं और अपोजिशन में सारे जो हैं वो चोर और डाकू हैं। बहुत बहुत शुक्रिया तीनों मेहमानों का, फारूक हबीब, चौधरी जाफर इकबाल साहब और फैसल करीम कुंडी साहब। इल्जामात के गिर्द घूमती सियासत में क्या कुछ नतीजा भी निकल सकेगा, कुछ साबित भी होगा, ये अभी भी सवाल है, और ये कितने दिन तक सवाल रहेगा इसका इंतजार ही है। अब अपना फीडबैक भेज सकते हैं। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।